तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 30 जुलाई का हम लोग रिवीजन करेंगे जीके जीएस, यूपी जीके जीएस, हिंदी और मानसिक अभिरुचि का। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएं क्योंकि हम लोग पास समय बहुत ही कम है। तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, अगर आप लोग आ गए हैं ना तो एकदम कंसंट्रेट होकर आप बैठ जाइए। 1 घंटे आप लोग कहीं जाना नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से आपको हम लगभग 4 क्लास का पूरा रिवीजन कराएंगे। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आप लोग जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम हम लोग ने पढ़ा, और उसका विशेषण क्रिया और अव्यय को पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, विशेषण क्रिया और अव्यय को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए संज्ञा व सर्वनाम की अगर विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा की विशेषता बताए सर्वनाम, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे शुभम बहुत अच्छा है, तो अच्छा किसकी, देखिए बहुत, बहुत अच्छा है, तो ये विशेषण है। क्या है आपका, विशेषण है। ये बहुत क्या है, प्रविशेषण आपका हो जाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम, प्रविशेषण। और शुभम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये आपकी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, ये विशेषण आपका बता रहा है कि ये कैसा अच्छा है। अभी अच्छा की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत अच्छा है, यानी ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। और इसमें विशेष क्या हो जाएगा, शुभम संज्ञा सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष होता है। और जिसकी विशेषता बताए, जो आपका जो विशेषता बताए विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपको माप तौल, निश्चित, यानी जैसे निश्चित में आपका क्या, 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। अनिश्चित में कुछ दूध कुछ कपड़ा, या सबका संख्यावाची में आ जाएगा, संख्या का बोध कराएगा। निश्चित में से 10 लड़के हो गया। और जैसे आपका क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाची में कुछ लड़के। सार्वनामिक विशेषण में मौलिक और यौगिक आपके होते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। यौगिक सर्वनाम की बात करेंगे, ऐसा घर नहीं देखा, इनका घर यहीं पर है, आपका हो जाएगा। चलिए, और मैं आपको पूरा वीडियो लाऊंगा एक बार फिर से हिंदी की, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। 6-7 घंटे की वीडियो पूरा रहेगी, तो लोग भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको ये बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए यह चांदी खोटी है, इसके विशेषण का प्रयोग हुआ है। लखनऊआ चिकन की विदेशी की मांग है, ये आपका चिकन आपका ध्यान। जंगली जानवर, ठीक है, जंगली की विशेषता बता रहा है। भगवान कृपा करते हैं, तो आपका विशेष हो जाएगा, इसमें कोई विशेषण आपका नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें, वह सुंदर लड़का है। लड़का कैसा है, सुंदर है। लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहे थे, आपका विशेषण हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, उचित आपका क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। क्या, उचित आपका विशेषण शब्द आपका हो जाएगा। यह आपका क्या है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा, कठोरता कोई संज्ञा नहीं, आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक, उसका गुण कैसा है, वह फीकी है, इसलिए आपका यहाँ पर गुणवाचक आपका हो जाएगा स्वाद आपका, ठीक है ना। जैसे आप चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ, आपका गुणवाचक विशेषण। कैसा है बालक, नटखट है। देखिए वह पक्षी उड़ रहे हैं, वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। मैं 10 मन गेहूँ खरीदा है, आपका परिमाणवाचक है। और ऐसे आदमी लाखों में एक आप होते हैं, यौगिक सार्वनामिक आपका हो जाएगा। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, तो वह क्या है, वह आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह छात्र क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा ये भी। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या कह रहा है कि सभा में 50 लोग थे, इसका विशेषण कौन सा भेद, अनिश्चित संख्यावाची है। क्या ये सभा में 50 लोग थे, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाची, 1000 लोग आ रहे हैं, हजारों व्यक्तियों का, ठीक, व्यक्तियों ने आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका जहाँ भी आए। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है।
क्या है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ज़्यादा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो न्यूनतम आपका क्या होता है, देखिए न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, ये आपकी उत्तमा अवस्था होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था यहाँ पे लिख लेंगे। निम्न का निम्नतर, निम्नतम, ठीक है ना। आगे देखिए, जब किसी से तुलना न हो, इसमें किसी से भी तुलना नहीं होती, इसमें दो लोगों से तुलना होती है, इसमें जब सभी से तुलना हो, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें, सतसई में। सतसई में क्या हो रहा है, देखिए सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें गणनावाचक का विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका, गणनावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आवृत्ति जैसे तिगुना, चौगुना, प्रक्रमवाचक में दूसरा, तीसरा, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, गणनावाचक में एक, दो, तीन, और प्रत्येक बोधक में हर एक या प्रत्येक आपका हो जाएगा। ठीक, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ईमानदार में क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। दोष, बुरा, उत्तंड, गुण, ईमानदार, समझदार, बुद्धिमान, प्रेमी आपका हो जाएगा। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है, तो देखिए वह बिल्कुल थक गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, यह हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो रोहन तेज दौड़ो, क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है ना, जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण हो जाए। दौड़ना, वहाँ कैसा दौड़ा है, तेज दौड़ा है, तो दौड़ क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, तो किस प्रकार का विशेषण है, आपका परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, दर्जन आपका 12, देखिए 12 क्या, चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ये परिमाण हो जाएगा। ताजगी, दर्जन क्या करता है, 12 संख्या को दर्शाता है। जिन शब्दों में काम करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जिस शब्दों से काम करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। जैसे रोना क्रिया हो गया, हंसना, पीना, खाना मूल धातु में ना जोड़कर बनाई जाती है। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो इसमें देखिए अकर्मक क्रिया हो कर रहा है, ठीक है ना। श्याम बाजार जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा श्याम क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको अकर्मक क्रिया कोई जवाब नहीं मिलेगा। चलिए, राम क्या खाता है, आपका क्या हो जाएगा, राम क्या खाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, जिसमें आपको जवाब मिले। कर्ता काम करने वाला राम है, इसमें क्रिया देखिए कर्ता क्या, कर्ता आपका क्या हो जाएगा, क्या क्रिया आपकी हो जाएगी, उत्तर मिले सकर्मक क्रिया, उत्तर न मिले अकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, डाकिया पत्र लाया, ये क्या लाया, पत्र लाया। सीमा ने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने किसको पकड़ा, सिपाही ने क्या पकड़ा, चोर को पकड़ा। लड़का क्या, लड़का क्या, ठीक है ना, लड़का क्या, जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा लड़का सोता है, ठीक है ना। चलिए, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, उजाड़ना, क्या उजाड़ना हो जाएगी। द्वितीय वर्ग के द्वितीय करके आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो पानी बरस रहा है, ठीक है ना, आप पानी बरस रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा। और मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, यह आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या पिसवाता हूँ, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पानी क्या बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा है, कुछ जवाब मिला नहीं। राम मोहन को रुला रहा है, राम मोहन को क्या रुला रहा है, कुछ जवाब मिला नहीं। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, श्याम क्या लिखता है, निबंध लिखता है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, मैं क्या पिसवाता हूँ, गेहूँ। पानी क्या बरस रहा है, पानी क्या बरस, जवाब मिला नहीं मिला। राम मोहन को क्या रुला रहा है, नहीं जवाब मिला, तो आपका ये हो जाएगा अकर्मक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे, जब काम किसी और से करेंगे। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है कि जब काम किसी और से कराया जाए, ठीक है ना। चलिए
हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यह नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु क्रिया है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे। रमेश ने क्या खरीदे? रमेश ने क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। सकर्मक देखिए, वह छत पर है, वह पर है, कहाँ पर है? देखिए, वह छत क्या, वह क्या है? मतलब जवाब नहीं मिल रहा। हाथी सो रहा है। हाथी, हाथी क्या? जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। बाजार में आकर गीता खाना पकाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मतलब बाजार से आकर खाना पकाएगी तो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चलिए, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये आपका वही हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे से काम करवा रहा है। मच्छर भिनभिनाते हैं, मच्छर की आपका भिनभिनाते हैं तो भिनभिनाना, हनहनाना, ये क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी, जिसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए तो प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। ठीक। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देखिए, काल, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिबोधक। देखिए, काल में क्या होगा? कब, कहाँ, समय का बोध कराएगा। स्थान में कहाँ, समय मतलब स्थान का बोध कराएगा। परिमाण में कितना का बोध कराएगा। रीतिवाचक में कैसे हो रहा है। ठीक है ना। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस प्रकार में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो वह साल भर, समय की बात हो रही है, समय का बात हो रहा है तो यहाँ पे कालवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं तो यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है, कितना? अंशतः। ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आप कैसे, मतलब देखिए अब क्या हो जाता है कि रीतिवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए तो आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, जो समुच्चय को बोध कराए। ठीक है ना। आगे, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में क्या ही क्या है? देखिए, ये निपात होता है जब किसी पर जोर दिया जाए ना कि आप ही करोगे। ठीक है ना। मतलब जैसे 2 लोग हैं, राम और श्याम, तो आप कहेंगे श्याम ही बाजार जाएगा जोर देकर, तो वहां पर निपात होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं यूपी जीके में। संक्षिप्त अवलोकन, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीव अभ्यारण्य, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं, संग्रहालय, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया कहाँ पर? करतनिया घाट को स्थापित किया गया, बहराइच में है। क्षेत्रफल 400 से आपका हो जाएगा 400.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए कुछ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने पूरा यूपी जीके का पूरा पढ़ा हुआ है नोट्स में, उसमें भी हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है और लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज किया हुआ है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी आपका हो जाएगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली। चंद्रप्रभा से चंदौली, याद करिए। किशन से लखीम, किशन कैसा है? लखीम में है, मतलब किशन कहाँ रहता है? लखीमपुर खीरी में रहता है, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ऐसे याद करेंगे, किशन कहाँ रहता है? लखीमपुर खीरी में रहता है। मेरा दोस्त किशन कहाँ रहता है? लखीमपुर खीरी में रहता है, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्र से क्या हो जाएगा? चंदौली। चंद्र किस पर रहता है? शंकर जी के मस्तक पर क्या चंद्र विराज रहे हैं? तो चंदौली आपका हो जाएगा सबसे पहला आपका 1957 में। रानीपुर की बात करेंगे। रानी की चित्रकारी कौन करता है? चित्रकूट और बांदा में आपका हो जाएगा। रानी की चित्रकारी कौन करता है? चित्रकूट और बांदा हो जाएगा। रानीपुर कहाँ हो जाएगा? चित्रकूट और बांदा में हो जाएगा। किशनपुर, किशन हमारा कहाँ रहता है दोस्त? लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा क्या? चंदौली आपका हो जाएगा। रानीपुर कहाँ रहती है? रानी का चित्र कौन बनाएगा? चित्रकूट बनाएगा, बांदा में बनाएगा। ठीक है ना। चित्रकूट और बांदा में बनाएगा। रानीपुर, रानी की चित्र कहाँ बनेगी? चित्रकूट और बांदा में बनेगी। महावीर स्वामी कहाँ पर है? ललितपुर में आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा व इटावा में हो जाएगा।
चंबल के डाकुओं ने कहाँ पर आक्रमण कर दिया? आगरा पे आक्रमण कर दिया, इटावा पर आक्रमण कर दिया, यानी कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा व इटावा में। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। दुधवा कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है। और प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 88, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका ये हो जाएगा। ठीक। 1968 में अभ्यारण्य का दर्जा इसे मिला और 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। 1987 से 88 के बीच में बनता है। आगे चलेंगे। आगे देखिए प्रश्न क्या है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ व बिजनौर में आपका हो जाएगा। हस्तिनापुर कहाँ जाएंगे लोग? हस्तिनापुर वाले मेरठ और बिजनौर में जाएंगे। सुहागी बरवा की बात करेंगे, महाराजगंज में आपका हो जाएगा। सुहागी बरवा महाराजगंज में, और हस्तिनापुर मेरठ और बिजनौर में। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर आपका हो जाएगा। गोंडा श्रावस्ती कहाँ पर? बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में आपका हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश और कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? 6 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। आपको ये कर देना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। वर्तमान में रामसर साइट 10 आपकी हो जाएंगी। ठीक। स्थल की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे, स्थल की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे। ठीक। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ हो जाएगा? उन्नाव में हो जाएगा। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में हो जाएगा। और समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में आपका हो जाएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, और सस्सई नवर झील इटावा में, और ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक, और सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में आपका हो जाएगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। आंख बंद करिए और हमारी बात को सुनिए। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में आपका हो जाएगा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, सस्सई नवर झील इटावा में, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट और नरोरा तक में, और सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर आपका हो जाएगा। ठीक। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कहाँ है? लाख बहोसी पक्षी विहार आपका हो जाएगा। कहाँ पर? लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर? कन्नौज में। और यहाँ पर हो जाएगा 1988 में। समन पक्षी विहार अभी आपको बताया मैनपुरी में। क्षेत्रफल कितना है? 80 वर्ग किलोमीटर। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में आपका हो जाएगा। समसपुर रायबरेली में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में आपका हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको हम लोग लगभग 1 घंटे में रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। ओखला गौतम बुद्ध नगर, बखीरा संत कबीर नगर आपका हो जाएगा। ठीक। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, पटना पक्षी विहार एटा में, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में, जयप्रकाश नारायण बलिया में आपका हो जाएगा। शेखा झील अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हेल्पलाइन नंबर की बात करेंगे। पुलिस के लिए 112, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108 या 102, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन का आपका हो जाएगा 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड 1098, मुख्यमंत्री 1076, महिला हेल्पलाइन 1090। याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। देश में सर्वाधिक वन तराई व भाबर क्षेत्र में। अधिसघन वस्त लखीमपुर खीरी आपका हो जाएगा। ठीक। प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व आपको हो जाएंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में आपका हो जाएगा। पीलीभीत में पीलीभीत। देखिए, प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व? 4 टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में, और आजमगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट व बांदा में आपका हो जाएगा।
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं, आपको ये बताना है। तो आगरा व इटावा का नहीं है, हरियाणा में आपका। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो हरियाणा का हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना घड़ियाल की और कछुआ पुनर्विवास 1986-87 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33 यानी आपका क्या हो जाएगा 9.23% होगा, 12.8% नहीं होगा। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो न तो 1 और न तो 2 आपका सही हो जाएगा। आगे, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था, 2001 ईस्वी में हुआ था। किसका, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, 2001 ईस्वी में हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्रधान गोरखपुर में आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998, आप एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, 5 जैसे हो जाएगा ना 5, तो 5 का इकट्ठे पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 5वें बार अच्छी तरीके से बहुत रिवाइज करते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 1 जुलाई 2001 को भारत के वृक्षारोपणों की वृद्धि हेतु 2005 और 6 में प्रारंभ की गई। सघन वृक्षारोपण योजना 2005 से 6 में प्रारंभ की गई। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 से 8 में प्रारंभ। ग्राम समाज, वन विभाग एवं पॉटरी के किनारे वृक्षारोपण। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 8 में। और सहभागी वन प्रबंधन जापान के सहयोग से 2010 में प्रारंभ। सोनभद्र में बेलहल्थी ग्राम को प्रदेश का प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया। हाईटेक नर्सरी योजना, इसका कार्यान्वयन बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं एवं सहारनपुर में जनपदों में किया जा रहा है। वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, यह योजना 2012 से 13 में चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत चयनित संगठन को 2 लाख तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, ठीक। चलिए, 10 राज्य में 1 बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जाएगा, इटावा में आपका हो जाएगा। कहाँ पर, बब्बर शेर सफारी इटावा में। व्हाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में। प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज में। और संरक्षण कंजर्वेयर रिसर्च सेंटर औरैया में आपका हो जाएगा। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में आपका हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं, तो 11 आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेशी सशस्त्र वन बल अधिनियम 1948 में और पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन 1984 में आपका आता है, ठीक। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में और द्वितीय 1958 में आपकी 98 में आपकी हो जाएगी। गैर गैविलियस बहुयात में पाया जाता है, गंगा में पाया जाता है। क्या, गैविलियस बहुतायात में पाया जाता है, गंगा में, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। प्रथम नाइट सफारी पार्क लखनऊ में। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में आपका हो जाएगा, ठीक। केंद्र प्रायोजित प्राइवेट एलिफेंट योजना राज्य में कब चलाई गई, तो आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में आपका हो जाएगा, सहारनपुर और बिजनौर क्षेत्र में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ में है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर में। और वीरांगना अवंती बाई महिला पुलिस बटालियन बदायूं में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की, 1956 में की गई, ठीक। चलिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी का प्रारंभ की गई, ठीक है ना। आपको इसको करना अच्छी तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब की गई, लखनऊ में 2020 में, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में, और कानपुर में 2021, वाराणसी में 2021, गाजियाबाद में 2022, गाजियाबाद आगरा प्रयागराज, याद करिए, गाजियाबाद आगरा प्रयागराज 2022, कानपुर वाराणसी 2021, लखनऊ गौतम बुद्ध नगर 2020, याद कर लीजिएगा, ठीक। 7, चलिए आगे चलेंगे। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना का प्रारंभ 2012-13 में। वीर अब्दुल हमीद
वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कर प्रारंभ की गई 2012 और 13 में प्रारंभ की गई। इसको आप लिख लीजिएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है किससे है? अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से है। ठीक है ना। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ हो जाएगा? गोंडा में। ओखला पक्षी विहार उन्नाव में। समस्तपुर पक्षी विहार गाजियापुर में। और पार्वती अरगा पक्षी विहार आपका रायबरेली में। देखिए, याद करिएगा इसको अच्छी तरीके से, एक बार फिर से मैं आपको मिलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आपका लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, समस्तपुर पक्षी विहार मैंने आपको बताया था रायबरेली में। ठीक, पार्वती अरगा पक्षी विहार आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 4 वाला इसे मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ हो जाएगा? उन्नाव में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ हो जाएगा? गाजियाबाद में। और पार्वती अरगा पक्षी विहार आपका गोंडा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं किस पर? मानसिक अभिरुचि पर आ जाते हैं। मानसिक अभिरुचि को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा क्या बचता है? जीके जीएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानसिक अभिरुचि को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से इसको भी आप समझते चलिएगा, हम लोग करते चलेंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ठीक, क्या है? ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश को शांति भंग की पर्याप्त आशंका है। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना क्या? क्षेत्र के लोगों को सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब देनी चाहिए। देखिए, अब आपको क्या करना है कि चीज़ों को सिर्फ देखना है, अच्छी तरीके से समझना है, बस। ये नहीं मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि समझाऊंगा तो आपको फिर इतना समय लगेगा, फास्ट डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं को और अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका क्या हो जाएगा? भार साधक अधिकारी को गैर मौजूदगी के निरीक्षक की पंक्ति में से, मतलब आपके सभी जो सभी आपके ऑप्शन है सभी सही हो जाएंगे। आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। आपका पड़ोसी ऊंची आवाज़ पर संगीत चलाता है जिससे आपको परेशानी होती है। आपके समस्या को उसके ध्यान में लाया है उसकी, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। तो आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश की जानी चाहिए। ठीक, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी में 2 समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव अपने चरम पर है। आपको क्या करना चाहिए? दोनों समुदायों के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम करना चाहिए, जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुना जाए। ठीक, चलिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर को चोरी का आरोप लगाते हुए मॉब लिंचिंग मतलब आपराधिक कृत्य का प्रयास करती है। तो आपको क्या करना है? निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ठीक, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ठीक, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न पर अध्ययन करना चाहिए। ठीक, चलिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? उपद्रवियों को क्या करना चाहिए? रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद भी हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इसमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। ठीक है ना, घटनास्थल पर क्या करना? बचे लोग गिरफ्तार करना। कुंभ मेले में गंगा नदी के स्नान करते से रोकने पर
कुछ शरारती तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सभी आपको देखिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर शरारतियों को गिरफ्तार करना बिल्कुल सही बात है। घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती से बिल्कुल सही बात है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना देनी चाहिए, आपका हो जाएगा। ठीक, आपको शिकायत मिलती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपने काम के लिए अवैध रूप से बच्चों को उपयोग कर रही है, आप क्या करेंगे? तो संस्था के परिसरों में छापेमारी करके बच्चों को वहां से निकालेंगे। ठीक, चलिए, कार्यस्थल पर आपके तत्काल वरिष्ठ पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको क्या लगता है कि आपकी असली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जांच शुरू करने के लिए आपको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। आप विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात है, छात्रों के उत्तेजक जुलूस गुजरने के क्रम में आपको कोई गलती गाली देता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति में कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे छात्रों का जुलूस और भड़के संयम काम लेंगे। ठीक, एक विशेष समुदाय के लोग सरकारी निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। इस स्थिति में पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी चाहिए? संवाद के साथ सक्षम सुरक्षा उपायों को अपनाएं ताकि हिंसा का कोई मौका न बचे। ठीक, यदि सचिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और लोगों ने भारी प्रतिरोध देखा जा रहा है तो पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सचिन को सुरक्षा प्रदान कर साक्ष्यों की जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें। ठीक, अपने शॉपिंग मॉल में एक खोया हुआ पर्स पाया, आप क्या करेंगे? तो पर्स को मॉल में सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सैकड़ों लड़कियों के पीड़ित होने वाले सेक्स स्कैंडल केस की जानकारी जांच के अधिकारी बनाकर आपको भेजा जाता है। चूंकि आरोपी परिवार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शहर में कैंप कार्यालय स्थापित करके पीड़ित लड़कियों की शिकायत करने की सार्वजनिक अपील करेंगे। ठीक, चलिए, कानून एवं शांति व्यवस्था विषय आपको ये होमवर्क है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, आप कर लिए होंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता क्या है? व्यक्तिगत आकांक्षा आपकी रहेगी। ठीक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़ों एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। एजेंसी किस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है? तो गृह मंत्रालय की आपका हो जाएगा। पुलिसिंग में सुधार के लिए क्या अति आवश्यक है? तो आपको ये बताना है। पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। कानून एक एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपरोक्त संदर्भ में प्रथम प्रहरी के रूप में किसे आप अपने पद के लिए सर्वप्रथम गुलाम मानते हैं? तो आपका संविधान के प्रति निष्ठा आपकी होनी चाहिए। ठीक, आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए, अपराध का उन्हीं नियमों के खिलाफ या बाहर जाकर कार्य करना अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये आपकी होता है। कानून व्यवस्था को 3 भागों में पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय जिला डीएम, राज्य गृह मंत्रालय। ठीक, चलिए 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। पुलिस और राज्य विषय सूची। चलिए, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं कहाँ पर? जीएस में आ जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो क्या होता है? मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है जो अपराधों के बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने की उचित रणनीतियां तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में आपको बताना, देखिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो एक ऐसा संगठन है जो भारत में अपराध डेटा एकत्र करता है। क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या करता है यहाँ पर? क्या करता है? भारत में अपराध डेटा एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय ने 1985 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना के तौर पर काम करने के बाद एक टास्क फोर्स गठन किया था। इस टास्क फोर्स का सिफारिशों पर जनवरी 1986 में नई दिल्ली में मुख्यालय में एक के साथ एनसीआरबी का गठन किया गया। एनसीआरबी अपराध और अपराधियों के संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखता है। यहाँ कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य अपराध से संबंधित जानकारी के प्रभावी उपयोग और माध्यम के नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के उद्देश्य की बात करेंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में सभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट में एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है। इसके अन्य कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। पुलिस के लिए आईटी अनुप्रयोगों के विकास का निर्माण, नेतृत्व और समन्वय करना। ब्यूरो राष्ट्रीय स्तर पर अपराध एवं अपराधियों पर सूचना एकत्र करना, आंकड़े बनाए रखना। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस के निर्माण को रख रखाव पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एनसीआरबी राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कामकाज तथा समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता करता है। साथ ही अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कर्मियों की प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान करता है। यह विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड सहित दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए भारतीय नवीनतम अपराध दर रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत में 2024 में अपराध रिपोर्ट 2023 की तुलना में मामूली समग्र गिरावट आई है, दिखती है। हालांकि चिंताएं हैं, बलात्कार के मामलों में 1.1% और अपहरण में 5.1% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे चलते हैं, ये सब कुछ छोड़िए, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक पीडीएफ में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आ जाते हैं जीके जीएस में। ध्यान दीजिएगा, जो कि नवीन सर का है। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, याद करिए अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में आपका हो जाएगा। कब, 305 ईसा पूर्व में। धर्म जैन दीक्षा क्या हो जाएगी, भद्रबाहु। और मौर्य वंश का संस्थापक, राजधानी पाटलिपुत्र, सुदर्शन झील का निर्माण और गुरु चाणक्य। एंड्रोटस आपका हो जाएगा दरबारी विदेशी मेगास्थनीज आपका हो जाएगा। मगध शासन की बात करेंगे। महाजनपद सबसे शक्तिशाली, संख्या 6 16 चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक उसके बाद आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त की। और 261 बीसी अशोक के 13वें शिलालेख पर। ठीक है ना। कलिंग की कैपिटल तोशली ओडिशा आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय का उल्लेख हुआ है, तो द्वितीय मुख्य अभिलेख में हुआ है। किसमें, द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। मुख्य शिलालेख 14 होते हैं और स्तंभ लेख 7 आपके, और गुहा लेख आपके, गुप्त लेख आपके क्या मिलते हैं, 3 मिलते हैं। चेर कहाँ है, केरल पुत्र, और चोल, पांडव, सत्यपुत्र। ठीक है ना, आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। खोज रॉयलेट ने किया था 1818 में। और भरहूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने 1873 में कनिंघम ने बनवाया था। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा उपयुक्त आपका हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है, तो अयोध्या लेख में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जानकारी मिलती है किस लेख में मिलती है, तो अयोध्या लेख में मिलती है। फाउंडर शुभवंश और सुक्तवंश और वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक ईरानी यूनानी आईजी शक आपका हो जाएगा। पल्लव वंश, कुषाण वंश, अरब तुर्क आपके हो जाएंगे। ठीक, सातवाहनों की राजधानी अवस्थिति कहाँ पे, अमरावती में आपका हो जाएगा। देखिए, हर्यक वंश बिंबिसार राजगृह में अपनी राजधानी बताई। शुंग ने पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, विदिशा में राजधानी बनाई। गढ़वाल वंश की चंद्रदेव ने बनाई और वाराणसी में राजधानी बनाई। पल्लव वंश को सिंह विष्णु ने कांची में, और चोल वंश की विजयालय चोल तंजौर में, और राष्ट्रकूट वंश की दंती दुर्ग में, मान्य खेत में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्या, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रम का व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड का कब होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1987 में अरुणाचल प्रदेश, 2008 में उत्तराखंड, और 2000 में झारखंड, और गोवा 1987 में। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाए उत्तराखंड, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, झारखंड। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए,
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया। फसल आली योजना 3 सदस्य थे, 4 राज्य, 6 यूटीज, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। संविधान पर का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? 11 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? अवसर की समानता आपकी हो जाएगी आर्टिकल 16 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 के की बात करेंगे, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण इकट्ठा, सी में संघ यूनियन, और डी में घूमने की स्वतंत्रता देश, और ई में निवास की, और जी में व्यापार की, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कर्तव्य कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अनुच्छेद 359 में आपका हो जाएगा। ठीक, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो आपका ब्रह्मपुत्र में आपका हो जाएगा माजुली द्वीप स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप आपका मयूर द्वीप आपका हो जाएगा। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? धौली गंगा और अलकनंदा पर स्थित है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, नंद प्रयाग नंदकिनी और अलकनंदा और नंदकिनी, और कर्ण अलकनंदा पिंडर, और रुद्रप्रयाग अलकनंदा आनंद मंदाकिनी, और विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौला गंगा आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी आपका हो जाएगा 1.41 लाख। ठीक, नासिक अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, नासिक। आगरा, मथुरा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा यमुना नदी के किनारे, और मेरठ, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक क्या हो जाएगी? पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु नदी पंचनद में संबंधित नहीं है, ठीक है ना। इसका समझौता सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो आपको बताना है विस्थापन क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी, जिसमें वेक्टर राशि देखिए क्या होता है? बल, वेग, त्वरण, आवेग, आघूर्ण, कोणीय संवेग, संवेग। अदिश राशियों जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए। वस्तु की मात्रा बदलने का अपवर्तित रहेगा तो घनत्व आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, कैल्शियम सल्फेट हेमी होता है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की पढ़ाई जाती है, AgBr2 की, ठीक है ना। चलिए, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं आपके रुधिर में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। प्लाज्मा, इसमें 55% प्लाज्मा और बाकी 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना। और इसमें प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% प्रोटीन आपका होता है। ठीक, चलिए। रक्त कोशिकाएं जो शरीर के सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों को सुरक्षित रखती हैं, तो श्वेताणु आपका हो जाएगा क्या? श्वेताणु आपका हो जाएगा, बेशी आपका ही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्ल्ड आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपूक को कहता है सहल फल बागवानी, और नीली क्रांति को वरुण को कहा जाता है मछली के लिए, और श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन दुग्ध के लिए, और पीली क्रांति के लिए सैम पित्रोदा तिलहन के लिए, और गुलाबी के लिए दुर्गेश पटेल को प्याज और झींगा के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? तो 18 लोगों को रखा गया था। नरसिम्हन राव को, S वेंकट रमन को, मनमोहन सिंह को, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
उदारीकरण के लिए आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। सिडबी की स्थापना कब की गई? तो लघु स्तरीय उद्योग के वित्त प्रदान हेतु करने के लिए की गई। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। जब जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी, आपको ये बताना है। 100 करोड़ आपकी हो जाएगी। ठीक, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? एटीएल क्या हो जाएगा? एटेग्लियो प्रिंटिंग आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मूल्य स्थिरता थी। मौद्रिक नीति 6 सदस्य थे आपके इसमें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। देखिए, सरहुल झारखंड का, बिहू असम का, और भीमकूट चापकूट मिजोरम का, हॉर्नबिल नागालैंड, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, लाइबो हरमा मणिपुर का, छठी पूजा बिहार का, और रंग पर्व नुआखाई उड़ीसा का आपका हो जाएगा। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1098 आपका हो जाएगा। आपातकाल के लिए 112, पुलिस के लिए 112, फोर्स के लिए 101, वोमेन के लिए 1090 आपका हो जाएगा। रेलवे इंक्वायरी के लिए 139 और रोड एक्सीडेंट के लिए 1073, एलपीजी बुक और 1906 आपका हो जाएगा। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में आपका हो जाएगा। आलू आलू संस्थान शिमला में, चावल कटक में, गन्ना लखनऊ में, दालचीनी कानपुर में। ठीक है ना, आगे 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए ऑस्कर पाने वाले सत्यजीत रे आपके कौन हो जाएंगे? सत्यजीत रे आपके हो जाएंगे। ठीक, देवघर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से आपका हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। रणजी, दिलीप विल्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आईपीएल। ठीक, और हॉकी के लिए बेंटन कप, आगा खां कप, और फुटबॉल के लिए रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और सुबोता कप। गोल्फ के लिए राइडर कप और वाकर सर्किट कप आपका हो जाएगा। कड़म मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता? तो आपका 2000 सिडनी में जीता। ठीक है ना, आगे चलेंगे। पहला ब्रॉन्ज कांस्य 1952 कुश्ती में केडी जाधव को, हेलेंस्की ओलंपिक में। पहला सिल्वर रजत राज्यवर्धन सिंह को 2004 में एथेंस में शूटिंग में। पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा को 2008 में बीजिंग में आपका हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को कब मनाया जाता है? दिवस की पहली तारीख 2003 को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा, पूरा लिखना है, ध्यान दीजिएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को, इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इंटरनेशनल परिवार दिवस 5 जून को, इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, इंटरनेशनल विरासत दिवस 8 अप्रैल को, इंटरनेशनल बुक दिवस 23 अप्रैल को, एकता स्वतंत्रता दिवस 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को आपका हो जाएगा। याद कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक, ये आपका 30 जुलाई का है, 31 जुलाई का आपको 1 तारीख को आएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।